अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PSY 404 के टॉपिक 132 से लेके 138 तक। टॉपिक 132 है डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। डीपर्सनलाइजेशन, इसमें बंदे को ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी से अलहदा हो गया है और वो खुद को देख रहा है एक दूसरे इंसान के तौर पर। ही परसीव्ड हिमसेल्फ टोटली अ डिफरेंट पर्सन। डीरियलाइजेशन के अंदर इसमें इस तरह के पेशेंट्स को दुनिया भी मुख्तलिफ और स्ट्रेंज लग रही होती है। ही परसीव्ड हिमसेल्फ एन एलियन और अदर पीपल्स एज एन एलियन। टॉपिक 133 है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ए के अंदर तो वही बात कर रहा है, सेम दोनों को बारी बारी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है कि अ पर्सन फील हिमसेल्फ एंड वर्ल्ड वेरी स्ट्रेंज। बी में कह रहा है कि इसमें बंदे को सेल्फ और अदर्स स्ट्रेंज लगते हैं। बाकी चीज़ों को वो बिल्कुल नॉर्मल सही अंदाज से समझ सकता है, यानी इसके अलावा इसे बाकी चीज़ें नॉर्मल ही लग रही होती हैं। सी के अंदर वही कह रहा है कि डिस्ट्रेस कॉज होती है इसकी वजह से, सोशल ऑक्यूपेशनल या फिर एकेडमिक लाइफ के अंदर बंदा डिस्ट्रेस होता है, सही तरह बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। ये भी देखना ज़रूरी है किसी अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से तो नहीं हो रहा, ड्रग्स लेने की वजह से या दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से, हेड इंजरी की वजह से कोई बीमारी नहीं पैदा हो रही। और ये भी देखना ज़रूरी है कि किसी अदर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, शिज़ोफ्रेनिया या पैनिक डिसऑर्डर, दूसरे डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उनकी वजह से तो ये जो सिम्टम्स हैं उनकी वजह से तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है हमें, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में करके स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि ये देखना कि कहीं पेशेंट को डिसएसोसिएटिव फ्यूग तो नहीं है। यानी हमने फ्यूग भी पिछले लेसन में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, बंदा अपना घर बार छोड़कर किसी नई जगह जाकर रहना शुरू हो जाता है एक नई आइडेंटिटी के साथ। टॉपिक 134 है अदर स्पेसिफाइड डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इट कॉज सिग्निफिकेंस डिस्ट्रेस इन ऑक्यूपेशनल। इसके अंदर कह रहा है कि इसमें डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर वाले कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन तमाम सिम्टम्स नहीं मौजूद होते। तमाम का ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, इसलिए इसको अदर स्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। अनस्पेसिफाइड में कह रहा है कि इसमें बंदे में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के तमाम सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो फुल फ्लैज नहीं होते, इनकी शिद्दत इतनी नहीं होती कि हम इसे इस बीमारी का नाम दें। या फिर इस सूरत में भी होता है कि इमरजेंसी की हालत में बंदे को लाया जाता है, तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं जो कि डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर के होते हैं, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ होता, क्योंकि अभी बंदे को हमारे सामने पेशेंट के जो है डॉक्टर के सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने, साइकेट्रिस्ट के सामने आया होता है, इसलिए इसको अनस्पेसिफाइड का नाम दे दिया जाता है। टॉपिक 136 है इटियोलॉजी ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। के अंदर कह रहा है साइकोडायनेमिक थ्योरी के मुताबिक कह रहा है कि ये बीमारी जो होती है रिप्रेशन के ज़रिए कॉज होती है। रिप्रेशन क्या है? फॉरगेटिंग अनकॉन्शियसली सम सिचुएशन, इवेंट्स और मेमोरी विच आर कॉजिंग डिस्ट्रेस टू एन इंडिविजुअल। रिप्रेशन में बंदा उन इवेंट्स को अनकॉन्शियसली भूल जाता है जो कि इसकी मेमोरी में डिस्ट्रेस पैदा करती हैं। दो चीज़ें टर्म्स हैं साइकोलॉजी में मौजूद है, रिप्रेशन और सप्रेशन। सप्रेशन के अंदर बंदा चाहते हुए कॉन्शियसली चीज़ों को भूलता है, और रिप्रेशन के अंदर बंदा अनकॉन्शियसली भूलता है। हर बंदे के साथ रिप्रेशन का अमल, कह रहा है कि यहाँ पे हर बंदे के साथ रिप्रेशन का अमल होता है। हर बंदा इवेंट्स को जो कि अनप्लेजेंट होते हैं इनको भूलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो रिप्रेशन के अमल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंसान जो, और अपनी लाइफ के जो ज़रूरी इवेंट्स हैं उनको भी वो भूल जाते हैं। आगे टॉपिक 137 है बिहेवियरल थ्योरी के मुताबिक डिसएसोसिएशन जो है वो अपने माइंड को ड्रिफ्ट करने या किसी चीज़ को भूलने की सूरत में होता है। इसमें बंदा नॉर्मल मेमोरी प्रोसीजर के ज़रिए चीज़ों को रजिस्टर नहीं करना चाहता। सिंपल अल्फाज में कि किसी चीज़ पर अगर बंदा तवज्जो नहीं दे पाता तो वो चीज़ उसको याद नहीं रहती। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस थ्योरी के मुताबिक हम मेमोरी को भूलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो अगर नॉर्मली हम भूलने की कोशिश करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ को हम बार बार कोशिश करें कि हम भूलने की कोशिश करते हैं कि हमें वो चीज़ याद ना रहे, तो वो डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इटियोलॉजी ऑफ डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर
एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कह रहा है कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो होते हैं इनसे बंदा दूर भागता है, इनको बंदा याद नहीं करना चाहता। अगर कहीं इन पर इवेंट्स का इसके सामने इवेंट्स का ज़िक्र किया जा रहा हो तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ट्रॉमेटिक इवेंट के अंदर फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ शामिल हैं। अगर एक बंदे का बहुत नाखुशगवार बचपन गुज़रा है तो वो इसे भूलने की कोशिश करेगा, यानी अनप्लेजेंट चाइल्डहुड भी डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर का बायस बनता है। सो पर्सनल फैक्टर्स के अंदर कह रहे हैं कि वो लोग जो हार्म अवॉइडेंट होते हैं, वो किसी मुश्किल चीज़ से स्किप होने की कोशिश करते हैं, उसका सामना नहीं करते बल्कि उसे भागने की कोशिश करते हैं, तो वो जल्दी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इमेच्योर डिफेंसेस होते हैं, कोपिंग स्टाइल्स आर नॉट मैच्योर, किसी मसले को डील करना हो तो वो इमेच्योर तरीके से करते हैं। ऐसे लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस के रिलेटेड खुद से नेगेटिव रिजल्ट्स बना लेते हैं, ये चीज़ भी इन्हें अवॉइडेंस की तरफ ले जाती है। आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं, ट्रॉमा है, स्वेयर स्ट्रेसेस हैं और कन्फ्लिक्ट्स हैं। व्यूअर्स, PS5404 के ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स थे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।